हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सत्येंद्र सिंह तोमर, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम इन इंडिया, राइट। और ये कैसे हमारे जो इंडिया का जो कोर्ट सिस्टम है हमारा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे कहीं ना कहीं अभी फेस कर रहा है। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है, और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम कैसे उसमें मददगार होता है। खासकर हम बात करते हैं जो अनप्रेसिडेंटेड बैकलॉग्स हैं, बेसिकली बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके रिजोल्यूशन के लिए ये एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम कैसे काम करता है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, और क्या इसके कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजन है इसके रिगार्डिंग इंडिया में। ठीक है ना, ये सब चीजें देखेंगे, राइट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है, लाइक करप्शन। अभी देखेंगे रिसेंटली बहुत सारे करप्शन के केसेस। जुडिशरी को ऐसा माना जाता है, ऐसा कई लोगों का ऐसा रिसर्च है कि जुडिशरी हमारे देश की पुलिस के बाद सेकंड मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशन बन गया है, राइट। तो एक तो ये है कि करप्शन जुडिशरी में, अभी दिल्ली में जो जज साहब थे उनके यहाँ पर बहुत सारा कैश पाया गया, राइट, है ना। तो ये आप देखेंगे कि ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा आप देखेंगे और भी चैलेंजेस हैं अगर हम बात करते हैं। एक तो आपने देखा कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है इंडिया का, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है। एक है करप्शन, है ना। दूसरा है आपको नेपोटिज्म देखने को मिलेगा, भाई भतीजावाद, है ना। भाई भतीजावाद के माध्यम से बहुत सारे जजेस का जो चयन होता है, हमारे यहाँ जो कॉलेजियम सिस्टम है अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कॉलेजियम सिस्टम जो हमारे यहाँ पर बना हुआ है ना, जिसके माध्यम से जजेस का नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है जजेस का, कॉलेजियम सिस्टम, उसमें बहुत सारी कमियां देखने को मिलेगी। नेपोटिज्म देखने को मिलेगा, भाई भतीजावाद जजेस के अपॉइंटमेंट में देखने को। यानी देश जब से आजाद हुआ तब से भारत में जो जजेस का जो नियुक्ति है बेसिकली वो है ना 500, ऐसा बताते हैं कि केवल 500 परिवार से ही जजेस की नियुक्ति हुई है। भाई भतीजावाद बहुत देखने को मिलेगा। करप्शन है आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। बैकलॉग देखने को मिलेगा, बैकलॉग ऑफ केसेस, राइट। crores of cases, more than 4 crore cases are pending, right। यानी अभी हमारे जो लीगल सिस्टम है उसमें 4 करोड़ से ज्यादा, है ना, 4.5 करोड़ के समथिंग केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं। ठीक है, और दूसरा है कि वैकेंसीज, है ना, जजेस की जो वैकेंसीज हैं वो भी अपने आप में, इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसे तो बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम में जो कि हमारी जुडिशरी इस समय फेस कर रही है। तो वैकेंसी देख रही है, थाउजेंड ऑफ सीट्स आर वैकेंट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी वैकेंसीज, राइट। जो अभी हालांकि सुप्रीम कोर्ट में है, फुल स्ट्रेंथ जो है अभी चल रही है, लेकिन हाई कोर्ट में वैकेंसीज है, लोअर कोर्ट में वैकेंसीज पड़ी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, करप्शन है, नेपोटिज्म है, कॉलेजियम सिस्टम है। ठीक, जो आज हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं आपके बैकलॉग ऑफ केसेस की, अनप्रेसिडेंटेड बैकलॉग ऑफ केसेस की, इसकी बात हम करने वाले हैं, राइट। चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में 4 करोड़ से ज्यादा केसेस क्या है पेंडिंग पड़े हुए हैं, है ना। मोर देन 4 करोड़ केसेस हैं डिफरेंट, जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो मोर देन 80,000 केसेस आर इन पेंडिंग, राइट। और ऐसा ही अगर हम हाई कोर्ट में जाते हैं, लोअर कोर्ट में जाते हैं तो बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। इसके लिए हमारे पास क्या बेसिकली एक मैकेनिज्म हो सकता है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, तो उसके लिए हम लेके ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ये हम लोग लेकर आते हैं ना। तो India's judicial system is grappling with the unprecedented backlog, underscoring the urgent need for alternative mechanism to ensure timely delivery of justice, right? अब समझते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म एग्जैक्टली होता क्या है। इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉर्मल कोर्ट जो सिस्टम है हमारा, इसके बाहर बेसिकली 2 पार्टीज हैं कोई, और वो अपना जो डिस्प्यूट है उनको जो रिजोल्यूशन है वो फॉर्मल कोर्ट सिस्टम के बाहर ही उसको निपटा लेते हैं, राइट। यानी इट रिफर्स टू सेट ऑफ प्रोसेस दैट अलाउ
पार्टीज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट आउटसाइड द फॉर्मल कोर्ट सिस्टम, ठीक है ना। यानी दो पार्टी हैं ए और बी, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, वो हमारा जो फॉर्मल कोर्ट सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाए बिना बाहर ही, इसके आउटसाइड ही क्या करते हैं, अपने जो डिस्प्यूट है उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अब इसके लिए क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहला है आर्बिट्रेशन, ठीक है, दूसरा है कॉन्सिलेशन, थर्ड है मेडिएशन एंड सोशल जुडिशियल सेटलमेंट या लोक अदालत जिनको बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है जिनके माध्यम से क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड किए गए हैं, राइट। सबसे पहले आर्बिट्रेशन, ये हमको देखो समझना है थोड़ा डिटेल में भी ये आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, एक आर्बिट्रेटर होता है जो डिसीजन को डिलीवर करेगा, और ये बाइंडिंग प्रोसेस है, यानी पार्टी ए और पार्टी बी दोनों जाते हैं किसी आर्बिट्रेटर के पास में, ठीक। वो आर्बिट्रेटर क्या करेगा, एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर होता है, वो अपना डिसीजन जो भी रहेगा उसको डिलीवर करता है दोनों के पक्ष में, किसी के पक्ष में किसी के उसमें, एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, ठीक। ये बाइंडिंग प्रोसेस है, उनको मानना पड़ता है, इसको आपको याद रखना है। तो आर्बिट्रेशन में क्या होता है, ये बाइंडिंग प्रोसेस है, वेयर न्यूट्रल आर्बिट्रेटर डिलीवर्स अ डिसीजन। कॉन्सिलेशन में क्या होता है, ये नॉन बाइंडिंग प्रोसेस है, राइट, इसको आपको ध्यान रखना है। जब प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो हो सकता है कि इनकी डेफिनेशन देके आपसे प्रश्न पूछा जाए ऐसा। कॉन्सिलेशन में क्या हुआ, जैसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बदल सकता है, ये बाइंडिंग प्रोसेस है, इसको यहाँ पे कर दे, इसको नॉन बाइंडिंग प्रोसेस कर दे, यानी आर्बिट्रेशन को क्या कर सकता है, नॉन बाइंडिंग प्रोसेस में, और बाइंडिंग प्रोसेस इसको कॉन्सिलेशन को। तो आपको याद रखना है आर्बिट्रेशन हमेशा ही बाइंडिंग प्रोसेस होता है। फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है इसका, कॉन्सिलेशन है ना, नॉन बाइंडिंग प्रोसेस वेयर अ कॉन्सिलेटर हेल्प्स पार्टीज रीच सेटलमेंट। यहाँ पे कॉन्सिलेटर होगा, बेसिकली वो क्या करेगा, दोनों ही पार्टीज को है ना मनाता है, उनको हेल्प करता है कि वो किसी सेटलमेंट पर पहुंचे। जैसे दो पार्टी को बीच में कोई विवाद हो जाता है तो बोलेगा भाई देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज करिए, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करिए, और दोनों के बीच में सेटलमेंट करवाता है। थर्ड है मेडिएशन, एक व्यक्ति होगा, ये वॉलंटरी है ना, कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस फैसिलिटेटेड बाय अ न्यूट्रल मीडिएटर, एक मीडिएटर रहेगा। जैसे सपोज दैट इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हुआ है ना, और कतर ने क्या किया, वहां पे मेडिएशन का काम किया। आप समझ रहे हैं, ये वॉलंटरी है, उन्हें अपने बेसिस पे, वॉलंटरी बेसिस पे ऐसा किया। जैसे अभी अगर हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं, वो मेडिएशन ही कर रहे हैं बेसिकली, है ना, न्यूट्रल मीडिएटर की तरह। बोलते हैं कि भाई वॉलंटरी प्रोसेस है, अपनी मर्जी से ही, और कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस होता है कि जैसे सपोज दैट गाजा है ना, पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में उन्होंने मेडिएशन किया, समझ में आ रहा है ना। तो ये वॉलंटरी प्रोसेस है, कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस होती है, एक मीडिएटर होगा, न्यूट्रल मीडिएटर, ये इसको फैसिलिटेट करता है। और ऑब्वियसली बात है जुडिशियल सेटलमेंट या लोक अदालत जिसको बोलते हैं, कोर्ट रिफर्ड सेटलमेंट है ये, बेसिकली इसको बैकिंग मिली हुई है, ऑफन यूज फॉर अ पब्लिक यूटिलिटी। तो ये चार प्रोसेस हैं जिनको हम सकते हैं, या तो हम आर्बिट्रेशन में जाते हैं, या कॉन्सिलेशन में, या मेडिएशन में होगा, या हमारा लोक अदालत के माध्यम से, राइट। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। व्हाट इज एडीआर एसेंशियल, व्हाई एडीआर एसेंशियल, राइट। एडीआर एसेंशियली हमारे लिए क्यों है, क्योंकि जैसा हमने अभी देखा कि हमारे देश में केसेस की जो पेंडेंसी है वो हीप्स एंड बाउंस, यानी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, और इसके लिए ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। हालांकि इसको लेकर भी बहुत सारे चैलेंजेस है, राइट। एडीआर मैकेनिज्म जो है ना, वो भी अपने आप में क्या है, एक चैलेंजेस प्रोवाइड करता है। हमारे यहाँ उतना स्ट्रेंथन्ड मैकेनिज्म नहीं है, राइट। सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्यों एसेंशियल है, क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है पेंडेंसी चैलेंजेस इन इंडियन कोर्ट। तो जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे देश में जो कोर्ट है उनमें केसेस की पेंडेंसी क्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो डेटा है मोर देन 81,000 केसेस यहाँ पर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर 81,000 केसेस पेंडिंग में है, राइट। हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो मोर देन 62 लाख केसेस आर पेंडिंग इन द हाई कोर्ट्स। जुडिशरी, लोअर जुडिशरी की अगर हम बात करते हैं तो वहां तो और ज्यादा सिस्टम क्या है, खराब है। तो अगर हम टोटल बैकलॉग की बात करते हैं, है ना, इससे क्या है, मोर देन 4 करोड़ केसेस, 4.57 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन द जुडिशियल सिस्टम हमारे यहाँ पर जो, ठीक है ना। तो केसेस पेंडिंग, अब इसका बहुत सारे रिपोर्कर्सन्स है, इकोनॉमिक रिपोर्कर्सन्स है। जैसे कि हमारे जो आर्थिक सलाहकार हैं भारत सरकार में, ठीक है ना, अभी रिसेंटली उनका एक किसी में सेमिनार चल रहा था, उनका एक वक्तव्य आया कि हमारे जो जुडिशरी है वो हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है कि 2047 तक है ना, 2047 तक हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तो जुडिशरी उसमें अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज, हर्डल पैदा करती है। तो देखिए अगर इतने सारे केसेस हैं,
सपोज दैट, राइट। तो ये इकोनॉमिक बैरियर भी बनते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं, राइट। तो आपने देखा ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या है कि जब हम डेटा पुट ऑफ करते हैं तो वहां पे हमारे लिए जरूरी है। दूसरा है सिस्टमिक इनएफिशिएंसी एंड स्टेट लेवल डिस्पैरिटीज देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पे वैकेंसी रेट देखिए, अगर हम बात करते हैं तो वो 33% इन हाई कोर्ट्स में है और 21% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी भी वैकेंसी, यानी जजेस की कमी देखने को मिलती है। हाई कोर्ट्स में हमारे यहाँ पर 33% से लेकर 50% तक है, 50% तक ये वैकेंसीज देखने को मिलेगी हाई कोर्ट्स में। कई में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ऐसा ही स्थिति है, 21% है। जुडिशियल वर्कलोड देखने, जजेस इन उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड केरला हैंडल ओवर 4000 केसेस ईच। अब से यहाँ पर जुडिशियल ओवर वर्कलोड भी ज्यादा देखने को मिलता है। केसेस पेंडेंसी एक्सीडिंग 10 years अक्रॉस मैनी जुरिसडिक्शन। जो बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जिनको 10 साल से वो पेंडिंग में ही पड़े हुए हैं, तो अगर टाइम से जस्टिस डिलीवर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का, किसी व्यक्ति के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का भी वायलेशन होता है, ठीक है ना। दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग, राइट। तो आप देखेंगे इससे क्या होगा कि हम कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग, एडीआर मेथड्स लाइक आर्बिट्रेशन, मेडिएशन एंड कंसोलिडेशन आर ऑफन क्विकर रेजोल्यूशन। ये क्या करते हैं, बहुत तेजी से रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। इट प्रमोट्स ease of doing business and contract enforcement, especially critical and commercial disputes। देखिए आपको एक चीज समझना, हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इंडिया में, है ना, हमारे यहाँ अगर केसेस चलते रहते तो साल दर साल चलते रहते हैं और वो जजमेंट बहुत जल्दी डिलीवर नहीं होता। इससे क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस प्रमोट करने का जो सरकार का ख्वाब है वो भी कहीं ना कहीं कम पड़ता है, राइट। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है कि इसके माध्यम से ये कॉस्ट इफेक्टिव है, टाइम सेविंग, इट प्रमोट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसा मैंने बोला था अभी, एंड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट एंड स्पेशली क्रिटिकल इन कमर्शियल डिस्प्यूट। जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स रहते हैं, जैसे सपोज दैट कंपनी, अडानी कंपनी या अदर किसी कंपनी में कोई डिस्प्यूट होता है तो क्या करते हैं वो मैकेनिज्म, आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, मेडिएशन में जा सकते हैं। वो नहीं चाहते कि फॉर्मल कोर्ट सिस्टम में जाएं और वहां पर फिर वो खींचातानी बहुत ज्यादा लंबी होती है, तो वो क्या करते हैं बाहर ही शॉर्ट आउट कर लेते हैं। इससे होगा क्या कि एक तो है टाइम सेविंग होती है, दूसरा कॉस्ट इफेक्टिवनेस में, राइट। अब वकीलों को बहुत ज्यादा फीस नहीं देनी पड़ती, ये सब सारी चीजें भी है। सोशल इंक्लूजन एंड एक्सेसिबिलिटी देखें, एडीआर इज लेस एडवर्सियल एंड मोर पार्टिसिपेटरी, ठीक है ना। अब जुडिशियल सिस्टम हमारा देखेंगे तारीख पर तारीख और लोगों को मिलती रहती है, तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है सोशल इंक्लूजन और एक्सेसिबिलिटी में प्रॉब्लम। मेडिएशन अलाउज द पार्टीज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इन न्यूट्रल कॉन्फिडेंशियल सेटिंग, प्रिजर्विंग रिलेशनशिप एंड रिड्यूसिंग हॉस्टिलिटी, ठीक है ना। तो ये आप देखेंगे कि इसका क्या है, एक सोशल इंक्लूजन, एक्सेसिबिलिटी है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड टाइम सेविंग है, राइट। सिस्टमिक इनएफिशिएंसी एंड स्टेट लेवल डिस्पैरिटी से इनको कम करता है, पेंडेंसी ऑफ केसेस। ये कुछ चैलेंजेस थे, इसकी वजह से हम लोग चाहते हैं कि हमारा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम हम इसको लेकर आए अच्छे से। और ये हमारा जो रेगुलर कोर्ट सिस्टम है उस पर क्या करेगा कि जो पेंडिंग ऑफ केसेस हैं उनको कहीं ना कहीं रिड्यूस करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बेसिस देखते हैं एडीआर के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बेसिस है ना हमारे देश में। तो आर्टिकल 39A ये बात करता है इक्वल जस्टिस एंड द फ्री लीगल एड, यानी बहुत सारे ऐसे जो ग्रुप है हमारे देश में, जैसे जो जिनके बारे में नालसा जैसे एक्ट लेकर आए थे हम, है ना, फ्री लीगल एड बेसिकली प्रोवाइड करने की बात करते हैं। तो जैसे विमेन है, राइट, SC/STs है, या फिर जो एल्डर पर्सन है उनको, है ना, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात करता है आर्टिकल 39A। सेक्शन 89 ये है आपका, सेक्शन 89 जो है, ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का 1908 का एडीआर प्रोसेस सच एज आर्बिट्रेशन, कंसोलिडेशन एंड मेडिएशन एंड जुडिशियल सेटलमेंट लोक अदालत ड्राइव्स स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन फ्रॉम सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी, राइट। यानी इसका सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का 89 जो है, यहां से जो स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिलता है किनको, मेडिएशन को, कंसोलिडेशन, आर्बिट्रेशन को, या फिर लोक अदालत को, इनको यहाँ कहां से स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिलता है, ये आपका सेक्शन 89, राइट। द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट है अब 1996 को, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, अमेंडेड इन 2021, ठीक है। द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 अब ये क्या करता है, आपको देखिए प्रीलिम्स के उससे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इट एस्टैब्लिशेस द इंडियन आर्बिट्रेशन काउंसिल टू रेगुलेट प्रोसीजर। ये क्या करता है, एक इंडियन आर्बिट्रेशन काउंसिल को एस्टैब्लिश करता है जो कि इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करती है। अब इनको जो रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना है वो 180 डेज में पूरा जो रेजोल्यूशन है बेसिकली
है ना, इनको 180 डेज में ये पीरियड है बेसिकली, फिक्सेस मैक्सिमम रेजोल्यूशन पीरियड ऑफ 180 डेज इंश्योरिंग टाइम बाउंड जस्टिस, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, देखिए आपके प्रीलिम्स में हो सकता है कि 180 डेज की जगह 100 डेज दे दे या 90 डेज दे सकता है, तो आपको ये याद रखना है 6 महीने के भीतर इनको क्या करना है, रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत दूसरा है परमिट एग्जिट फ्रॉम मेडिएशन आफ्टर 2 सेशन। अगर 2 सेशन हो जाते हैं तो पार्टीज को कि अगर कोई डिससेटिस्फाइड पार्टी है, सपोज दैट पार्टी ए और पार्टी बी, है ना, इनमें से कोई भी अगर बी को लगता है कि मैं डिससेटिस्फाई हूं इससे, तो वो क्या कर सकते हैं, 2 सेशन के बाद एग्जिट कर सकते हैं इस प्रोसेस से, ठीक है ना। फिर वो दूसरा अपना रास्ता अपना सकते हैं, ये परमिट करता है। ये प्रमोट करता है प्री लिटिगेशन मेडिएशन, ठीक है ना। आप जैसे रेगुलर कोर्ट में जाएं, जब लिटिगेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उससे पहले कि ये प्रोसेस है बेसिकली सारी की सारी, है ना, प्री लिटिगेशन जो मेडिएशन है उसको प्रमोट करता है फॉर सिविल एंड कमर्शियल, ये शब्द आपको याद रखना है, सिविल एंड कमर्शियल डिस्प्यूट टू ईज जुडिशियल बैकलॉग। यहां पर आपको याद रखना है क्रिमिनल नहीं है ना, क्रिमिनल केसेस यहां पर नहीं लाए जाते हैं आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट के अंतर्गत, आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो ज्यादातर केसेस कैसे रहते हैं, सिविल होंगे या कमर्शियल केसेस रहते हैं। इसमें से 3-4 चीजें बस केवल याद रखना है आपको। एक तो है कि मैक्सिमम रेजोल्यूशन पीरियड कितना है, 180 डेज का है, किसके अंतर्गत, आर्बिट्रेशन एंड काउंसिल एक्ट के अंतर्गत। यहाँ पे एक आर्बिट्रेशन काउंसिल रहती है, ठीक, ये जो किसको परमिट करता है, एग्जिट फ्रॉम मीडिएशन, है ना, आफ्टर 2 सेशन के बाद ये जो मीडिएशन प्रोसेस है उससे एग्जिट कर सकते हैं। प्री लिटिगेशन मीडिएशन को ये प्रमोट करते हैं, किसके केसेस में, केवल सिविल एंड कमर्शियल डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो 2 से 3 चीजें हैं जो आपको याद रखना है। बात करते हैं हम मेडिएशन एक्ट की। मेडिएशन एक्ट में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, मेडिएशन एक्ट में देखिए यहां पर इट मैंडेट्स प्री लिटिगेशन मेडिएशन फॉर सिविल एंड कमर्शियल डिस्प्यूट्स। यहां पर भी आप एक चीज देखेंगे, क्रिमिनल नहीं है ना, क्रिमिनल केसेस की बात नहीं की गई है, यहाँ पर भी सिविल एंड कमर्शियल डिस्प्यूट्स की बात कर रही है। तो प्रीलिम्स के लिए जब स्टेटमेंट आते हैं तो आपको क्या करेंगे, मेडिएशन एक्ट 2023 ये किसको मैंडेट करती है, प्री लिटिगेशन मेडिएशन फॉर सिविल एंड कमर्शियल डिस्प्यूट। अब यहाँ पे आपके साथ में क्या कर सकता है, सिविल एंड क्रिमिनल ये ऐड ऑन कर सकता है। जैसे ही उसको ये क्रिमिनल का ऐड किया उसने, आपने नहीं देखा, वहां पर ही स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो आपको याद रखना है सिविल एंड कमर्शियल है। लोक अदालत एंड ग्राम न्यायालय ये हम लोग देखें प्रोवाइड कम्युनिटी लेवल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रूटेड इन इंडिया ट्रेडिशनल सिस्टम। आपने देखा है लोक अदालत जो ग्रामीण क्षेत्र में लोक अदालत है, ग्राम न्यायालय है, इनको स्टैब्लिश किया जाता है। लोक अदालत जो फंक्शन करती हैं वो नालसा एक्ट के अंतर्गत करती हैं, जिसको हम बोलते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ठीक है ना। इसके लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है 1987 का, आर्टिकल ये है 39A, है ना। जैसे हमने अभी बात की थी, आर्टिकल 39A बात करता है फ्री लीगल एड की बात करता है ना इसकी। तो लोक अदालत किसके अंतर्गत फंक्शन करती हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है इसके अंतर्गत, इसको नालसा बोलते हैं। अब इसमें जो ना सेवरल फॉर्म्स होती हैं, जैसे परमानेंट लोक अदालत है, नेशनल लोक अदालत है, ई लोक अदालत है, ठीक है ना, ये आप देखने को मिलेगा आप लोगों को। अब कैरेक्टरिस्टिक एंड सिग्निफिकेंस अगर हम बात करते हैं इनकी, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, देयर डिसीजंस आर फाइनल एंड बाइंडिंग। ये शब्द आपको विशेषकर याद रखना है कि इनके जो डिसीजंस रहते हैं वो क्या होते हैं, फाइनल होते हैं और बाइंडिंग होते हैं, है ना। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, राइट। अब इनके जो डिसीजंस रहते हैं लोक अदालत के, वो फाइनल एंड बाइंडिंग होते हैं। अब किसी व्यक्ति को सपोज दैट कि लोक अदालत से कोई जजमेंट आया, राइट, वहां से कोई भी जजमेंट आता है, तो वो क्या कर सकता है कि केस को उस चैलेंज नहीं कर सकता उसको किसी भी केस में, है ना, कोर्ट में जाकर दोबारा से रिफ्रेश तरीके से उसको केस ले जाना पड़ेगा। यानी लोक अदालत के द्वारा जो जजमेंट आया वहां से, ठीक है ना, जो भी ऑर्डर आया उसको क्या करते हैं, अदर हायर जुडिशरी में उसको क्या करते हैं, चैलेंज नहीं कर सकते, राइट। इनका फाइनल एंड बाइंडिंग होता है। नो प्रोविजन फॉर अपील सिंस डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व्ड प्री लिटिगेशन स्टेज पर, राइट, है ना। इसीलिए हाउएवर डिससैटिस्फाइड पार्टीज में स्टिल फाइल अ फ्रेश सूट, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, राइट। तो जो अगर कोई व्यक्ति जैसे कोई पार्टी डिससैटिस्फाइड है तो वो क्या कर सकती है, इसको फ्रेश
सूट बेसिकली फाइल कर सकते हैं। ठीक, लोक अदालत ऑफर पीपल सेंट्रिक मैकेनिज्म, जैसे हम लोग जानते हैं उसका नाम ही है लोक अदालत। ठीक है, ब्रिज बिटवीन द फॉर्मल लॉ एंड सोशल हार्मनी। फर्स्ट लोक अदालत कब हुई थी? गुजरात में 1999। अभी नेशनल लोक अदालत भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस टाइम है ना अभी रन की गई। तो देश में पूरे नालसा के अंतर्गत क्या करते हैं कि तालुका लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है ना ये लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया जाता है। राइट, होप सो कि ये चीज आप लोगों को समझ में आई है। ज्यादा नीचे कुछ ऐसा नहीं है, टॉपिक ऑलरेडी हम लोग फिनिश कर चुके हैं इसमें। तो आप लोगों को केवल इतना समझना है कि जो प्रोसेस है, जैसा आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है, कॉन्सिलेशन है, ठीक है ना, लोक अदालत है। अब इनके फंक्शंस चूंकि अलग अलग रहते हैं, आपको लोक अदालत है वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो आपको थोरोली पढ़ना है बेसिकली। राइट, ऐसा नहीं है कि केवल इसी से हमने अभी जो बात की है कि क्यों हम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट जो रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसको क्यों लाना चाहते हैं, और वो कैसे जो बैकलॉग ऑफ केसेस है उनको रिजोल्यूशन उसको प्रोवाइड करता है। चैलेंजेस ये है हमारे देश में कि अभी हमने जो एडीआर सिस्टम है हमारे यहाँ पर, उसको बेहतर तरीके से अपनाया नहीं है ना, उसको अच्छे तरीके से मतलब उसको स्ट्रेंथन नहीं किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। राइट, तो इस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, लोगों में अवेयरनेस लाने की जरूरत है। राइट, और गवर्नमेंट या हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं इन मैकेनिज्म को प्रमोट करने की जरूरत है। ठीक है ना, होप सो कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम इस टॉपिक को आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। राइट।